हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आपने क्लाइमेट चेंज टॉपिक पे पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि क्लाइमेट चेंज क्या है और हमारे एनवायरनमेंट पर इसके इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं। तो ये पार्ट 2 में हम जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही है और इससे बचने के लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि टेम्परेचर बढ़ जाएंगे या ग्लेशियर पिघलेंगे। इसका यह भी मतलब होता है कि माइग्रेशन ज्यादा हो जाएगी। इसका यह भी मतलब होता है कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी के इश्यूज बढ़ जाएंगे। इसलिए ये ओनली क्लाइमेट इशू नहीं रहेगा, ये एक नेशनल पॉलिटिकल इशू बन सकता है। तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही है। तो 2015 में पेरिस में एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन किया गया। उसमें लगभग 200 देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेल्सियस तक रखने का संकल्प लिया। जैसे कि हमारी इंडिया की बात करूं तो COP26 ग्लासगो समिट में पीएम मोदी ने 2070 तक नेट जीरो टारगेट का अनाउंस किया। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? नेट जीरो का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है ना, उसके टोटल अमाउंट को बढ़ने नहीं देना है, यानी उसको रोकना है। तो चाइना ने 2060 तक नेट जीरो का प्लान अनाउंस किया, जबकि यूएस और यूरोप ने एम किया है कि वो 2050 तक नेट जीरो टारगेट तक पहुंचेंगे। ज्यादातर कंट्रीज के पास नेट जीरो टारगेट्स है या वो इस पर विचार कर रहे हैं। हालांकि आईपीसीसी कहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल्स अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के 1.5 सेल्सियस से ज्यादा गर्म होने की संभावना है। तो आईपीसीसी 1988 में यूएन द्वारा बनाई गई एक इंटरनेशनल संस्था है। आईपीसीसी के रिपोर्ट का उपयोग दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स और साइंटिस्ट द्वारा क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। चाइना, अमेरिका और यूरोप के बाद इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा CO2 एमिटर है। इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन के हिसाब से CO2 का रिलीज पर कैपिटा दूसरे देशों से काफी कम है। इंडिया ने 2019 में 1.9 टन CO2 का रिलीज किया, जबकि उसी साल यूएस का 15.5 टन और रसिया का 12.5 टन था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ग्लासगो समिट के बारे में, तो उसमें इंडिया द्वारा प्रॉमिस किया गया है कि 2030 तक इंडिया 50% एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से लेगा और उसी साल टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस में 1 बिलियन टन की कमी लाने का वादा शामिल है। तो इंडिया 2030 के एंड तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाएगा। वर्ल्ड लीडर्स अपनी क्लाइमेट कमिटमेंट्स पर डिस्कस करने के लिए हर साल मिलते हैं। अभी क्लाइमेट चेंज समिट COP28 यूए में हुआ, तो अगली कॉन्फ्रेंस COP29 नवंबर 2024 में अजरबैजान में होने वाली है। तो दोस्तों, ये टॉपिक कैंसर की तरह है, कहीं हमने देर कर दी तो ये टॉपिक लास्ट स्टेज जैसा कैंसर में होता है ना, उसी तरह हो जाएगा। तो अब हम कुछ नहीं कर सकेंगे, तब हम बैठ के बस मूवी की तरह तमाशा देख पाएंगे। और हाँ, ये मूवी सिर्फ दिखेगी ही नहीं, फील भी करवाएगी। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो साइंटिस्ट का मानना है कि अर्जेंट एक्शन से क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे प्रभावों को लिमिट में लाया जा सकता है। लेकिन ये एक्शन क्या हो सकते हैं? पहले तो रिलीज को कम करना होगा, बाद में ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट में लाने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को 2025 तक पीक पर होना चाहिए और हमें 2030 तक ये गैसेस के रिलीज को 43% कम करना होगा। यानी पहले उसको ज्यादा करना होगा, फिर घटाना होगा। बड़े पैमाने पर फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर मूव करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर हम अपनी मेन एनर्जी सोर्सेज को क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी में बदल देंगे तो हम फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग को बंद या कम कर सकते हैं। इसमें सोलर, विंड, वेव, टाइडल और जियोथर्मल पावर जैसी टेक्नोलॉजी शामिल है। इसके दो बड़े फायदे हो सकते हैं दोस्तों। ये ऑयल, कोल और गैस की तरह कभी खत्म नहीं होगा और ये क्लीन एनर्जी है, इसलिए ये हमारे प्लेनेट को भी कभी प्रदूषित नहीं करेगी। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अपनाने होंगे। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स, प्लेन्स और शिप्स फॉसिल फ्यूल का उपयोग करते हैं। कार का उपयोग कम करने से, इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने से और प्लेन ट्रैवल को थोड़ा कम करने से क्लाइमेट चेंज को रोकने में भी मदद मिलेगी और एयर पोल्यूशन भी कम होगा। इंप्रूव फार्मिंग एंड इनकरेज वीगन डाइट्स। मीट का कंजप्शन कम करना होगा और वेजिटेबल, फ्रूट्स और अनाज का कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा करना होगा। फूड वेस्ट कम करना होगा। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को साथ मिलकर काम करना होगा। गवर्नमेंट्स पर एक्शन कराने के लिए दबाव डालना होगा। रिस्टोर नेचर टू एब्जॉर्ब मोर कार्बन। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है पेड़ CO2 को एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन देता है। रिड्यूस प्लास्टिक कंजप्शन। प्लास्टिक का कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा कम करना होगा।
क्योंकि प्लास्टिक ऑयल से बनता है। ऑयल से प्लास्टिक बनने में कार्बन रिलीज होता है और यह जमीन में जल्दी से घुलता भी नहीं, इसलिए लोग इसे जला देते हैं। उससे अलग से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना होगा, पब्लिक को क्लाइमेट चेंज और इसके इम्पैक्ट के बारे में एडुकेट करना होगा, जैसे कि मैंने इस वीडियो में किया है। तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।